गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज जो एमपीपीएटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का फिजिक्स का एमसीक्यूज का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटेशनल के ऊपर मैंने कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं, आज हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे और उसके पीछे जो हमारी थ्योरी होगी उसे समझेंगे। ओके, उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएंगे। प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यानों में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, weightlessness experienced while orbiting the earth in spaceship is the result of, क्या रीजन होता है कि स्पेसशिप जो पृथ्वी के बाहर जाती है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है, ठीक है, जो पृथ्वी के चक्कर लगाती है, गोल 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 घूमती है, तो उसमें हम क्या फील करते हैं? वेटलेसनेस फील करते हैं, भारहीनता अनुभव करती है। मतलब हम वहाँ पे जीरो ग्रेविटी फील करने लगते हैं। उसका रीजन क्या होता है? तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे है जड़त्व। फर्स्ट ऑप्शन है जड़त्व। तो हमें मालूम है ग्रेविटी में जड़त्व तो होता नहीं है, राइट, इनर्शिया नहीं होता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आपका त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी नहीं होता, त्वरण भी नहीं होता, राइट। ओके, स्मॉल जी होता है बट नॉर्मल त्वरण नहीं होता, राइट। स्मॉल जी क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, बट नॉर्मल एक्सीलरेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ग्रेविटी। मोस्टली बच्चों का यही ऑप्शन रहेगा, यही आंसर होगा, जीरो ग्रेविटी। बट बच्चों याद रखना ये ऑप्शन भी नहीं है, जीरो ग्रेविटी इसका आंसर नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? रीजन क्या हो? वहाँ जीरो ग्रेविटी फील करते हैं बट आंसर इसका जीरो ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, हमें उसमें भारहीनता फील इसलिए होती है क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी तो होगी ना। अगर ग्रेविटी नहीं होती, मान लो कि कोई स्पेसशिप गई पृथ्वी के ऊपर, है ना, और पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। दैट मीन्स पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, घूम रही है ना। लेकिन मान लो वो चक्कर क्यों लगा रही है पृथ्वी का? रीजन क्या है कि पृथ्वी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उस पर, जिसके कारण वो उस पर उसको बांधे हुए है, अपनी तरफ पकड़े हुए है, राइट, है ना। तो मतलब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो उस पर लग रहा है ना। तो जीरो ग्रेविटी तो पॉसिबल नहीं होगी, राइट। ओके, तो सेकंड है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना, ये इसका आंसर है, फ्री फॉल टूवर्ड्स अर्थ। दैट मीन्स क्या? जो हमारा जो ऊपर गया है हमारा स्पेसशिप या जो सैटेलाइट होता है, जो नॉर्मल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जिसको हम ऊपर भेजते हैं और वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, तो उसमें ग्रेविटी लगती है। और अब आप बोलोगे और वहां सिर्फ ग्रेविटी लगती है, सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसके कारण वो फ्री फॉल होकर पृथ्वी की ओर गिरता है। तो अब आप बोलोगे तो वो गिर क्यों नहीं जाता, है ना। अगर ग्रेविटी लग रही है, सिर्फ ग्रेविटी उस पर लग रही है, तो उसको तो पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए, है ना। बट वो गिरता नहीं है, वो पृथ्वी के चारों तरफ, जैसे कि ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा के घूमता रहता है ना, क्योंकि उस पर एक और फोर्स लगता है, एक और उसकी वेलोसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं क्या? कक्षीय वेग। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है उसके कारण वो चारों तरफ घूमती है और स्पेस में यहाँ वहां क्यों नहीं भग जाती? क्योंकि उस पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। ओके, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें भारहीनता क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो फ्री फॉल टूवर्ड्स अर्थ है, दैट मीन्स पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरता है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है, द वेट बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा। वस्तु का जो भार है वो डिफाइन करता है हमारा स्मॉल जी, राइट। क्या डिफाइन करता है हमारा स्मॉल जी। देख सुना होगा आपने, दो प्रकार की जी पढ़ते हैं जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं। एक होता है स्मॉल जी और एक दूसरा होता है कैपिटल जी, राइट। जो कैपिटल जी होता है वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और जो स्मॉल जी होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण होता है। जो हमारा कैपिटल जी होता है वो गुरुत्वीय नियतांक होता है और जो स्मॉल जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है यही चीज हर जगह पर किसी भी वस्तु के भार के लिए उत्तरदायी होता है। समझ में आया? ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, भार और द्रव्यमान अलग अलग चीजें होती हैं। हम बोल देते द्रव्यमान और भार एक ही सा तो है, इसमें अलग क्या है ना। तो ये जो हमारा द्रव्यमान है, जैसे कि हम शक्कर नहीं खरीदते तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो वो आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। जो 1 किलो 2 किलो 3 किलो गिनते हैं ना, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान, उसका मास, राइट। एंड भार क्या होता है, उसका वेट, ठीक है। वेट एंड मास डिफरेंट होता है। द्रव्यमान हमारा किलो में हम तौल सकते हैं, ठीक है, जो उसका एक्चुअल मास होता है किसी भी बॉडी का, ओके। बट किसी भी चीज का भार जो होता है वो डिपेंड करता है जी के ऊपर। ग्रेविटी जितनी ज्यादा जोर से, जितनी ज्यादा बल लगाकर किसी वस्तु को खींचेगी वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। समझ में आया? ओके, तो स्मॉल जी एंड कैपिटल जी समझ में आया? ओके, तो जो हमारा स्मॉल जी है मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण जो है, जैसे जैसे ये हमारी मान लो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की जमीन है, ठीक है। पृथ्वी की जमीन से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे जी का मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। और एक बात, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं उस टाइम पर भी जो हमारा स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो कम होती जाती है, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती जाती है और पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते जाते हैं तब भी हमारी जी की वैल्यू कम होती जाती है। और लास्ट पॉइंट, जब हम पृथ्वी के एकदम सेंटर पर पहुंच जाते हैं वहां पर जो जी की वैल्यू है वो एकदम 0 हो जाती है। ओके बच्चों, इस बात को याद रखना। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी के जो अर्थ की जो सरफेस है उससे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कम होती जाती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता जाता है, राइट। ओके, तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी और लास्ट में जब हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या बताया था कि जो स्मॉल जी होता है वो किसको डिफाइन करता है, वस्तु के, किसी भी वस्तु के भार को, वेट को डिफाइन करता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या पूछा है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार। हमने क्या पढ़ा, पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो भार भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, जो हमारा, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट में है 0, सेकेंड में है अनंत इनफाइनाइट, थर्ड में है पृथ्वी की सतह पर भार के तुल्य सेम एज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इनफाइनाइट, सॉरी उपरोक्त में से कोई नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। ओके, तो इसको सही आंसर क्या होगा, 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद को ए हाइट ली गई है, यहाँ पर हाइट हमारी ए है, ओके, कि एक गेंद ए ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है तो इनके पृथ्वी तक पहुंचने के समय होंगे कैसे, क्या टाइम रहेगा, टाइम जो डिफरेंस रहेगा
वो कैसा रहेगा? एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल of the same radius are released from a height A in vacuum. The time taken by both of them to reach the ground is. तो हमने क्या किया इसमें ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अनइक्वल, असमान। सेकंड है एग्जैक्टली इक्वल, पूर्णतः समान। तीसरा है रफली इक्वल, लगभग समान। या चौथा है डी, 0 या 0। क्या होगा इसका आंसर? क्या लगता है आपको? चलिए देखते हैं। वैसे ही चलिए देखते हैं। ओके, एक दो बॉल ली गई है। एक बॉल ये है, ओके, ठीक है। एक बॉल ये है, ओके, और एक बॉल ये है, ठीक है। ये मान लो आयरन की है और ये वुडन की है। दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। दोनों इक्वल शेप की और इक्वल साइज की है, राइट। बट जब ये पृथ्वी से और इक्वल हाइट में है, इक्वल हाइट से उनको पृथ्वी की ओर नीचे दोनों गिर रही हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे जो हमारा जी होगा, स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है Gm/r², राइट। जी क्या है हमारा? अभी अभी हमने देखा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट, गुरुत्वीय नियतांक है। एम क्या है हमारा? पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ है। आर क्या है हमारा? पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ओके। यहाँ कहीं भी स्मॉल एम नहीं आता। स्मॉल एम पता है क्या है? स्मॉल एम है इन वस्तुओं का भार। ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है इनका भार, इनका मास, सॉरी, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एम से। लेकिन फॉर्मूले में, जी के फॉर्मूले में कहीं भी स्मॉल एम नहीं आता, ओके। स्मॉल एम नहीं आता, मतलब कि जो हमारा ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो इसके द्रव्यमान के ऊपर इफेक्ट डिपेंड नहीं करता, राइट। इसीलिए दोनों की जो जी की वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। तो ये दोनों एकदम सेम टाइम पर पृथ्वी पर आएंगे। समझ में आया बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या आएगा? एग्जैक्टली इक्वल। ओके बच्चों, क्या आएगा? एग्जैक्टली इक्वल, पूर्णतः समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन है द करेक्ट आंसर चूज करना। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? ओके, ऑलराइट। तो फर्स्ट है निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है पिंड का आकार तथा द्रव्यमान चाहे जो भी हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम इज सेम irrespective of size and mass of the body. ओके, सेकेंड ऑप्शन है निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। थर्ड है निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता, देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम। फोर्थ है निर्वात में पिंड की गति का विरोध करने के लिए प्रतिरोध होता है तथा यह प्रतिरोध पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इन वैक्यूम देयर इज रेसिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी एंड दिस रेसिस्टेंस डिपेंड सम द मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो देखते हैं, अगर आप कभी भी पीएटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, और इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो आप सही, इसके 2 तरीके होते हैं, या तो हमें करेक्ट आंसर पता हो, 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे और जो हमें मालूम होगा उसमें हम टिक कर देंगे, राइट। बट कभी कभी जब पता ना हो तो हम चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं।
अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम इसमें से ऑप्शंस को निग्लेक्ट करने की कोशिश करें। कौन कौन से ऑप्शन निग्लेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट वाला तो एक ही वाला देखिए, निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अभी अभी हमने देखा था कि जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है वो कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता, राइट। जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जो भी बॉडी ले रहे हैं, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, राइट। उसके बाद आता है निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता। भाई ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पृथ्वी में जहाँ पे ग्रेविटी नहीं हो, राइट। सिर्फ पृथ्वी के केंद्र को छोड़कर, जाहिर सी बात है, पृथ्वी के केंद्र को छोड़कर सभी जगह पर ग्रेविटी है। ग्रेविटी है तो दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगी, गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, राइट। अगर गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, है ना। आप चाहे वहां पे पानी हो, क्यों पानी में अगर डूबते हैं तो नीचे नहीं जाते क्या? जाते हैं ना। तो वहां पे भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पानी में भी लगता है, हवा में भी लगता है, और कोई भी माध्यम ना हो, दैट मीन्स निर्वात हो, वैक्यूम हो, तब भी ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी। ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट आता है निर्वात में पिंड की गति का विरोध करने के लिए प्रतिरोध होता है तथा यह प्रतिरोध पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो अगर वैक्यूम में हमारा स्मॉल जी है तो उसमें एक रेजिस्टेंस लगता है। क्यों भाई, कभी सुना है क्या ग्रेविटी में कभी भी रेजिस्टेंस हो, प्रतिरोध लग रहा हो ग्रेविटी को रोकने के लिए? नहीं ना, ऐसे कभी भी नहीं होता। हमारे प्रतिरोध काय में लगते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ग्रेविटी में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स फोर्थ वाला भी पॉसिबल नहीं है। देन लास्ट हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, जाहिर सी बात है हमारा वही आंसर होगा। क्या ऑप्शन बचा है? निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है जो पिंड के आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ओके, मतलब कि हर जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान ही होता है। इसका जीता जागता सबूत आप एक यहाँ पर देख चुके हैं। 2 बॉल हमने ली थी, अगर इनका मतलब अगर सेम साइज नहीं भी होता, सेम मास तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अगर सेम साइज भी नहीं होता तब भी ये धरती पर पहुंचने के लिए इक्वल टाइम ही लेते, राइट। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार कैसा होगा, ये बता रहा है। ओके, when a body is taken from the equator to the poles its weight, मतलब उसका वेट बताना है कैसा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्थिर रहेगा, रिमाइंस कांस्टेंट, बढ़ता है इंक्रीजेस, घटता है डिक्रीजेस, या फिर उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है और दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। इंक्रीजेस एट एन पोल एंड डिक्रीजेस एट एस पोल। ओके, तो इसका आंसर देखना है। इसका आंसर देखने से पहले आपको पता होना चाहिए जो जी की वैल्यू होती है वो कहाँ पर कैसी होती है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे नीचे घटती है ना, जी की वैल्यू घटती जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, और जैसे जैसे पृथ्वी सतह से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे भी घटती है ना। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर, पोल्स पर जो हमारी जी की वैल्यू होती है वो कैसी होती है। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ओके, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है बट पृथ्वी है, मान लो, एज्यूम कर लीजिए। ओके, चलिए, तो हमारी पृथ्वी पर जो पोल्स, जहाँ पोल्स होते हैं वहां से हमने पढ़ा है, राइट, कि पृथ्वी जहाँ पर ध्रुव होते हैं वहां से चपटी है, राइट। और जहाँ पे इक्वेटर है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी कैसी है, गोल है। मतलब भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो ज्यादा है और पोल्स पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है। ये मान लो एन पोल है एंड दिस वन एस पोल, राइट। तो याद रखना बच्चों, जी की वैल्यू जो होती है हमारी, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जो होती है वो पोल्स पर, ध्रुवों पर
मैक्सिमम होती है। ओके, ओके, ठीक है। पोल्स पर हमारी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, और जो इक्वेटर होता है वहां पर हमारी जी की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। ओके, मतलब कि भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू मिनिमम होती है और पोल्स पर, ध्रुवों पर हमारे गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जी मैक्सिमम होता है। ओके, क्लियर है बच्चों इतना? ओके, और एक बात, जैसे जैसे अब यहाँ पर जी सबसे कम है और यहाँ पर जी मैक्सिमम है, राइट। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाएंगे तो हमारी जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से किसी भी वस्तु को ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उसका बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे भूमध्य ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की ओर लेकर आते हैं किसी भी वस्तु को तो उसमें जी का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे जी सॉरी जी मिनिमम होता है और पोल्स पर मैक्सिमम होता है। ओके बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब किसी पिंड को या बॉडी को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार कैसा होगा। ठीक है, मतलब कि इक्वेटर से पोल्स की ओर लेकर जा रहा है किसी भी बॉडी को, राइट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लेके जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ता जाएगा और जहां जी का मान बढ़ा वहां पे इसका वेट भी बढ़ जाएगा, है ना, भार भी बढ़ जाएगा। ठीक, बॉडी का वेट क्या होगा, बढ़ेगा, ये आपका इंक्रीज होगा। मीन्स इसका क्या आंसर होगा, सेकेंड नंबर का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एम द्रव्यमान के पिंड को एक गहरी खदान की तली में ले जाया जाता है तो ए क्या होगा। A body of mass m is taken to the bottom of a deep mine. Then क्या होगा, इसका द्रव्यमान बढ़ता है, वेट इंक्रीजेस, सॉरी मास इंक्रीजेस, इसका द्रव्यमान घटता है, इट्स मास डिक्रीजेस, इसका भार बढ़ता है, इट्स वेट इंक्रीजेस, इसका भार घटता है, इट्स वेट डिक्रीजेस, राइट। ओके, इसका आंसर तो आप लोग भी बता सकते हो, क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी 2 बार बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट, कम होता जाता है। और जैसे जैसे पृथ्वी सतह से नीचे की ओर जाते हैं तब भी जी का मान घटता जाता है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक गहरी खदान है, उसमें बॉडी को अंदर लेकर जाया जा रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, जी का मान कम होगा, जी का मान कम होगा, राइट। और हमने एक चीज और भी देखी थी अभी अभी, क्या देखी थी कि ये जी का मान जो है वो डिफाइन करता है किसको, भार को, है ना। भार और द्रव्यमान में अभी अभी हम अंतर देख चुके हैं, राइट। ओके, जी क्या डिफाइन कर रहा है, भार को, वेट को, राइट। ओके, तो अगर जी कम हो रहा है डेफिनेटली भार भी कम होगा, है ना, वेट भी डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इट्स वेट डिक्रीजेस, इसका भार घटता है। हाँ, गलती से भी बी ऑप्शन मत लगा देना, द्रव्यमान उसका मास है, ठीक है, और वेट इसका भार है। अगर हम बात ग्रेविटी की कर रहे हैं तो हम हमेशा बात भार की करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे
तो यहाँ पर जी आएगा। तो जी का मान भूमध्य रेखा पर कैसा होगा? इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर विल, कैसी होगी इक्वेटर पर जी की वैल्यू? यदि जो हमारी पृथ्वी है वो रोटेट हो रही है, राइट, पृथ्वी हमें मालूम है पृथ्वी अपने अक्ष पर भी गोल 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 घूम रही है ना, गोल 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 घूम रही है, और प्लस सूरज की भी चारों तरफ गोल 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 घूम रही है ना, राइट। पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी रोटेशन कर रही है और प्लस सूर्य के चारों तरफ भी रोटेट हो रही है, राइट, है ना। तो यदि ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो पृथ्वी है वो जो गोल 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 अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो अगर वो रोटेट ना हो तब हमारा जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, उस पर जी की वैल्यू कैसी होगी? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगी। सेकेंड ऑप्शन है समान रहेगा, रिमाइन सेम। थर्ड ऑप्शन है घट जाएगा, डिक्रीजेस। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो देखते हैं कि रोटेशन का जी पर आखिर प्रभाव पड़ता कैसे है, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या देख रहे थे हम। हाँ थोड़ा दिमाग से स्लिप हो जाता है। ओके, चलिए, तो जी के लिए एक फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और मान लो कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? इक्वेटर। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेटर। एंड दिस वन पोल, राइट, ये पोल्स है और ये लाइन इक्वेटर है। ओके, ठीक है, और ये ऐसे रोटेट हो रही है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे ये रोटेट हो रही है, रोटेट होने के लिए भी एक एंगल होगा, है ना, रोटेट होने के लिए भी एक एंगल होगा। मान लो ये एंगल कौन सा है आपका? थीटा। ओके, थीटा एंगल लिया हमने। ऑलराइट, तो इसके लिए अगर कोई भी, जैसे कि आप लोग बाइक भी यूज करते हो, गाड़ी चलाते हो, है ना, और अगर आपको राउंड राउंड एक ही जगह पर गोल 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 घूमना है, तो आप क्या करोगे? बाइक को थोड़ा सा मोड़ोगे, राइट, मोड़ोगे ना, मोड़ोगे काहे में? एक एंगल में मोड़ोगे, एक कोण बनाते हुए मोड़ोगे, है ना। तो अगर कोई भी वस्तु अगर किसी भी कोण में घूमती है, गोल गोल किसी भी कोण बनाते हुए घूमती है, तो वहां पर जो उसकी वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं, राइट, है ना। कोणीय वेग होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, राइट। एंगुलर वेलोसिटी अगर आपकी बाइक को गोल गोल घुमाते समय आपकी बाइक की एंगुलर वेलोसिटी होगी, जाहिर सी बात है पृथ्वी भी अपनी सतह पर एंगल बनाते हुए घूम रही है, तो उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी होगी, राइट, कोणीय वेग होगा। इसका कोणीय वेग मान लो कितना? ओमेगा, ठीक है। ओमेगा के लिए इसका, अगर मान लो कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, जो ओमेगा थीटा एंगल से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तब वहां के लिए जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ओके, ये इसका फॉर्मूला होगा। ओके बच्चों, अब आप बोलोगे यहाँ पे दो दो जी क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर दो दो जी ये कर रहे हैं, जो ये फर्स्ट वाला जी है ना, अगर वस्तु पृथ्वी सतह से ऊपर है तो वो वाला जी डिफाइन करेगा क्या? जी डैश। ओके, और जी क्या है हमारा? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम जी की वैल्यू कितना बोलते हैं? 9.8, राइट, ये हमारी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। ओके, ओमेगा क्या है यहाँ पर? हमारा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, जिसकी अभी हमने बात की थी। आर क्या है? हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है। थीटा क्या है हमारा? जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट, सॉरी,
जिस एंगल पर पृथ्वी रोटेट हो रही है। ओके, तो वो होगा हमारा क्या, थीटा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अब। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि ये हमारे पोल्स है एंड ये हमारा इक्वेटर है, राइट। तो जैसे ही हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि अगर हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं, अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं, तो इक्वेटर पर एंगल कैसा बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का बनेगा, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा। तो इक्वेटर पर क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0 डिग्री, राइट। थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 0। ओके, तो क्या आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, बिकॉज कॉस 0 का मान होता है 1, राइट। ओके, तो कॉस 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो आ जाएगा हमारा क्या, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये होता है कहाँ पर, इक्वेटर पर। ठीक, इक्वेटर पर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोल्स पर। पोल्स पर कैसी होगी, पोल्स पर जो हमारा एंगल बनेगा वो कैसा बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, राइट। थीटा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, राइट। ओके, कॉस थीटा के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, है ना बच्चों, आपको भी मालूम है। ओके, तो यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस 0 के कारण ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। बचेगा क्या हमारे पास, जी डैश इज इक्वल टू जी, ये हो गया कहाँ पर, पोल्स पर। पोल्स पर हाँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वहां पर एक्सीलरेशन कितना रहेगा, जितना हमारा सरफेस पर रहेगा, मतलब मैक्सिमम रहेगा, राइट। ओके, और इक्वेटर पर हमारी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। इतनी होगी हमारी इक्वेटर पर। आपको तो ये बात मालूम ही होगी कि किसी भी समीकरण में यदि कोई भी चीज माइनस में है तो वो उसका मान क्या करती है, घटा देती है ना। अगर कोई भी समीकरण है, कोई भी इक्वेशन है, उसमें माइनस करके कोई भी चीज दी हुई है, अगर हम उसका मान बढ़ाते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, माइनस और अपॉन वाली चीजें क्या करती हैं, घटा देती हैं वैल्यू को, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेटर पर हमारी जी डैश की वैल्यू रहेगी वो पोल से क्या रहती है, कम रहती है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कम रहती है। ओके, तो एक बात बताइए, हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी वैल्यू कितनी होगी, कि यदि जो अर्थ है वो रोटेट करना बंद कर दे तो इक्वेटर पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम ये देख चुके हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी बात हम इक्वेटर की कर रहे हैं क्योंकि इक्वेटर क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, जब पृथ्वी, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या है, कोणीय वेग है, राइट, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, कोणीय वेग जो होता है वो काहे के कारण आता है, पृथ्वी के घूमने के कारण, क्योंकि पृथ्वी एक कोण बनाकर रोटेट हो रही है, घूम रही है ना। तो इसलिए उसमें कोणीय वेग आ रहा है, राइट। ओके, तो अगर घूमना बंद कर देगी तो कोणीय वेग भी बंद हो, खत्म हो जाएगा, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो वहां पर जो हमारा जी डैश होगा ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, राइट। मतलब कि क्या हुआ, भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी।
ओके बच्चों, चलिए तो इसका सही आंसर होगा क्या, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान कैसा होता है। एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर द पोल द वैल्यू ऑफ जी कितना होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जाने पर, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कितना होगा आप ये आंसर बता सकते हो। नहीं बदलता, रिमाइंस द सेम, घटता है, डिक्रीजेस, बढ़ता है, इंक्रीजेस। फोर्थ ऑप्शन है केंद्र से 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है, डिक्रीजेस अप टू लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो क्या आंसर होगा इसका, इंक्रीजेस, बढ़ता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय बल न्यूनतम होता है, फोर्स ग्रेविटी इज लीस्ट एट, कहाँ पर होता है। भूमध्य रेखा पर, द इक्वेटर, ध्रुवों पर, द पोल्स, भूमध्य रेखा तथा किसी भी ध्रुव के बीच के किसी भी बिंदु पर, अ पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एट एनी पोल। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ओके, तो क्या आंसर होगा इसका बताइए। गुरुत्वीय बल न्यूनतम कहाँ पर होता है, मतलब कि ग्रेविटी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो मिनिमम कहाँ होती है, इस लीस्ट एट कहाँ होती है। ऑब्वियसली भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, राइट। ये हम ऑलरेडी इसका आंसर देख चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। यदि पृथ्वी अपनी सतह पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान होगा। If Earth stops its rotation about its axis, then the value of g, क्या होगा जी का मान। इसका ये जो थोड़ा आंसर है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, फर्स्ट है शून्य हो जाएगा, बिकम जीरो, कम हो जाएगा, डिक्रीजेस, ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पर बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट पोल्स, सभी जगह समान रहेगा। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। अगर हाँ, इसका आंसर होगा ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट पोल। अब बोलोगे आप लोग कि ये कैसे, भूमध्य रेखा पर तो हमने देख चुके थे कि वो वहां पर बढ़ जाता है ना, लेकिन बाकी जगह पर अगर कोई भी वस्तु इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर नहीं है, ठीक है, तब वो कैसे बढ़ जाएगा देखते हैं। इसके लिए हमने अभी अभी एक फॉर्मूला समझा है, ये वाला, राइट। हमने यहाँ पर देखा था इक्वेटर के लिए और पोल्स के लिए, राइट। ये था पोल्स के लिए फॉर्मूला, क्या था, जी डैश इज इक्वल टू जी, एंड इक्वेटर के लिए क्या था, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। बट अगर इक्वेटर और पोल्स पर वस्तु नहीं है तो फॉर्मूला होगा हमारा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा होगा। ओके, तो जरा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारी तो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो रोटेट करना बंद कर देती है, अगर रोटेट करना बंद कर देगी तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। रोटेट करना बंद कर देगी तो कोणीय संवेग ही नहीं रहेगा, कोणीय संवेग नहीं रहेगा तो हमारी इस पे, किस पे, हमारे पोल्स पर ऑलरेडी क्या है, जी इज इक्वल टू जी डैश, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं है, इस इक्वेशन में कहीं भी ओमेगा स्क्वायर नहीं है, इसलिए पोल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पृथ्वी घूमे या ना घूमे। ठीक है, लेकिन इक्वेटर पर ओमेगा स्क्वायर है और किसी और भी पॉइंट पर अगर देखें तो ओमेगा स्क्वायर है, राइट। किसी भी एंगल में अगर देखें तो अगर रोटेट करना बंद कर देगी तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा। हमारे इक्वेटर पर भी ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
मतलब कि ध्रुवों को छोड़कर बाकी सारे के सारे जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, राइट। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। द tidal waves in the sea are primarily due to चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला बल, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द अर्थ, शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ वीनस ऑन द अर्थ, पृथ्वी के स्वयं का वायुमंडल का प्रभाव, द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। ओके, क्या आंसर हो सकता है इसका? हम सभी को मालूम है सबसे ज्यादा पास क्या है पृथ्वी के, हमारा मून है, चंद्रमा है, राइट, है ना। तो आप लोगों को पता होगा समुद्र में बहुत लंबी लंबी लहरें उठती हैं, राइट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। टिडल्स वेव जो होती हैं वो कब उठती हैं, मोस्टली नाइट के टाइम पर ही उठती हैं। तो नाइट के टाइम पे अक्सर समुद्र में तूफान आते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि नाइट के समय मून जो होता है वो पृथ्वी के थोड़ा ज्यादा पास आ जाता है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती ही लगाती है, वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, राइट। रात के समय वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, जिसके कारण समुद्र की जो लहरें हैं वो उठती हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। द एटमॉस्फेरिक इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, किसके द्वारा, वायु के द्वारा, विंड्स के, गुरुत्व द्वारा, ग्रेविटी, बादलों द्वारा, क्लाउड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, पृथ्वी का वायुमंडल क्यों पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ है, स्पेस में क्यों नहीं चला जाता, है ना। तो इसका रीजन है, जाहिर सी बात है, गुरुत्व द्वारा, ग्रेविटी के कारण, राइट। पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसके कारण अभी भी हमारा एटमॉस्फेयर जो है पृथ्वी पर बना हुआ है, बाहर आसमान में नहीं उड़ जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे एमसीक्यूज पसंद आए होंगे। ये सारे डिपेंड करते थे हमारे मोस्टली जी के ऊपर, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद है इससे रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।